नमस्कार। आप देख रहे हैं HR न्यूज। हम अपना कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हमारे तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जिस मुद्दे पे बैठे हैं, हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान जी, और मुद्दा है हरियाणा को लेकर के, क्योंकि चंडीगढ़ में अभी भाजपा की मीटिंग में राव साहब ने जो अपने कंठों से बोला है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि राव साहब ने जब भाजपा की मीटिंग थी वहां काफी अपना संबोधन दिया, और उस संबोधन में बहुत कुछ बातें हुई, उसी का विश्लेषण, उसी की चर्चा हम करेंगे कि आखिर उस संबोधन का क्या मायना है। हमारे साथ एडवोकेट नरेश चौहान जी लगातार आप देखते रहे हैं, विश्लेषण करते रहे हैं। एक बार फिर इन्हीं से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज दशहरे का पावन पर्व है, तो जाहिर है। और साथ में आपको बता दें, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी तबीयत नासाज है, एम्स में भर्ती हैं। उनको भी हमारी ओर से दुआ है कि वो जल्द स्वस्थ होकर के जो है आए हमारे बीच। तो चौहान साहब, सबसे पहला सवाल आप ही से। जो संबोधन हुआ उसमें एक सबसे बड़ा, राव साहब ने अपने कंठों से कहा कि 2024 का चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी के सहारे राज्य में चुनाव जीतना मुमकिन ना के बराबर है। कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही है, अफसरशाही मालामाल है, हैवी है। किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है? जैसे अभी 23 सितंबर को रैली करके चुके हैं, तब भी किसानों का मुद्दा उठाया था, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी से राव इंद्रजीत सिंह को और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को बाहर कर दिया। और जैसा आप पहले लगातार कह रहे थे कि हरियाणा में CM का बदलाव भी हो सकता है, तो क्या लगता है CM की कुर्सी की तरफ भी नहीं है, या फिर जो गलत नीतियां हैं उनका राव अब खुल करके विरोध करने लग गए हैं? जो सच्चाई है, वास्तविकता, उस पर चर्चा राव साहब कर रहे हैं। क्योंकि राव का जो जनाधार है हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में तो खासकर बड़ा जबरदस्त है। क्या कहेंगे, तमाम संबोधन को किस तरीके से? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो हम जो आज विजयदशमी का पर्व है और आपने शुभकामनाएं दी है दर्शकों को, प्रदेश देशवासियों को। आज विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम भी होता है मोहनलाल जी। और लोकशाही में वोट इकट्ठा करना और वोट एक मुश्त डलवाना, तो वोट का अधिकार सबसे बड़ा प्रभावी और घातक शस्त्र है लोकतंत्र में ही। अब तक इस पिछले 75 साल में जो हवा के सहारे इस शस्त्र का प्रभावी ढंग से जिस भी पार्टी ने प्रयोग किया, उसने विजयश्री हासिल की। 2014 से 19 और आज तक भी मौजूदा सत्ताधारी पार्टी भी इस शस्त्र का, वोट के अधिकार के शस्त्र का बखूबी अपने विरोधियों से बढ़कर 21 होकर इसका प्रयोग, इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको विजय हासिल कर रहे हैं। अब जहां तक राव इंद्रजीत सिंह की बात है, जो अभी 2 दिन पहले उन्होंने पंचकुला में जो अपना भाषण दिया, तो मोहनलाल जी, आप उनके भाषण को, मतलब हमारे विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई मैं 1977 से, तो आज हम देखेंगे कि भाई वो कम से कम 44 साल की एक किस्म से उनकी राजनीति। राजनीतिक पारी है। और एक जगह नहीं, मतलब वो हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी से पहली बार विधायक बने। हरियाणा विशाल पार्टी का फिर कांग्रेस में मर्जर हुआ, फिर उसके बाद वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए। तो राव साहब को राजनीति का हर दाव पेच भली भांति आता है। और उन्होंने अपनी स्पीच में स्वीकार किया कि पहले बराला साहब अध्यक्ष थे प्रदेश भाजपा के, लेकिन उस टाइम उन्होंने कि भाई पहले मैं तौर तरीके, नया नया भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, किस तरह का क्या रीति रिवाज है, उस हिसाब से। और अब पिछले हमने अपने विश्लेषण में मोहनलाल जी पाटौदा की रैली के बारे में
उससे पहले जो भूपेंद्र यादव की एक किस्म से जन आशीर्वाद यात्रा थी, उस टाइम ही बड़ा स्पष्ट कर दिया था, याद होगा दर्शकों को भी, कि भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह का विकल्प भूपेंद्र यादव के रूप में वाया अहीरवाल राजस्थान की तरफ उतार दिया है। अब ये राव साहब को देखना है कि उन्हें कौन सी रास्ता और कौन सी राह पकड़नी है। तो राव साहब ने इन सारी चीजों को पढ़कर भांपकर ये एक सुनहरी अवसर उन्होंने चुना। उनको जो एक मौका मिला, उस मौके को वो नहीं चूके। और राव इंद्रजीत सिंह का मतलब अब खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। दूसरी बार लगातार उनको राज्य मंत्री तक सीमित रखा गया। महकमा भी ढूंढना पड़ता है कि कौन सा महकमा है, मतलब। और अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी उनकी छुट्टी कर दी। और जब हमारे जैसे आम आदमी को नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में वाया अहीरवाल भूपेंद्र यादव को एक विकल्प के रूप में उतार दिया है, तो राव इंद्रजीत सिंह ने भी चुन चुनकर जो पाटौदा में कसर रह गई थी, वो पंचकुला में उन्होंने पूरी कर दी है। और एक बात और है, राव इंद्रजीत सिंह ने पढ़ा, मनन किया भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सत्ता की रीति नीतियों को। लेकिन आप भी देखो, मतलब चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, मतलब भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मोदी शासन में जो हिम्मत करके निडर होके इनके सामने अपनी बात रखता है, तो ये उस बात का वजन देते हैं। और जो आंख मीच के अंध भक्त बढ़ के इनको फॉलो करता रहता है, उसकी कोई कदर नहीं करते। तो उस चीज को भी हम राव इंद्रजीत सिंह से हटके भी देखें तो नजर आएगा कि भाजपा को अब 7 साल का लगातार निरंतर शासन रहा। अब ये 2 साल का कोरोना महामारी का हम अपने चैनल पर बार बार अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि लोग कब तक हाँकते रहेंगे। तो एक किस्म से हाँका जा रहा है। और उस हाँकने में जहां देश मोदी के हाँकने में हंकता है, मोहनलाल जी, अहीरवाल में आज भी रामपुरा हाउस और राव इंद्रजीत सिंह का एक अपना वर्चस्व है कि यहां जैसे वो हाँकते हैं, यहां का अधिकांश मतदाता, अहीर मतदाता, क्योंकि ये अहीर बाहुल्य क्षेत्र है, वो उसी तरफ हकने लगता है। नहीं, ये चीज सवाल कहां से खड़ा हो, आप बार बार भूपेंद्र जी का जिक्र करते हैं। भाई 2014 में राव इंद्रजीत सिंह को आप लेके आए, चौधरी वीरेंद्र को लेके आए, धर्मवीर को लेकर के आए, और आपने अपना काम किया। और अब इनको दूध में से मक्खी की तरह आप निकाल रहे हो। वहीं से तो राव साहब के तेवर तल्ख हुए ना। आपने लगातार विश्लेषण किया है कि राव भूपेंद्र सिंह को यहाँ लेकर के आ रहे हैं, हरियाणा की राजनीति के अंदर कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा भी वो हो सकते हैं। तो टीस तो वही है ना भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा तो आप हमें बना के लेके आए थे। उन्होंने कितनी सारी बातें की। भाई 8 साल में तो मैं भाजपा के रंग में रंग गया हूं। पहले मैं नहीं जानता था, और जब मैं शामिल हुआ तो जो प्रदेश का कार्यकारिणी है वो शायद उन्होंने विचार नहीं किया मेरे आने के बाद। ये आने से पहले मेरे से मंथन करना था कि भाई मैं बीजेपी में आ रहा हूं किस तरीके से। और सवाल ये उठता है ना, आप बताइए दक्षिण हरियाणा में राव के अलावा बीजेपी का ऐसा कौन सा बड़ा चेहरा है, कौन सा बड़ा नेता है जो चुनाव जिता सके। राव का कोसड़ी, धारूहेड़ा, बावल, तमाम जगह, यानी कि हर दक्षिण हरियाणा के अंदर तो अच्छा खासा प्रभाव है ना। भाई आप पहले 47 लेके आए थे, 19 में आपका ओरा कम हो गया, तो मोदी का भी तो ओरा कम हो रहा है ना। वो चीज भाप रहे हैं ना भाई। तमाम लोग बोलने लगे, वरुण गांधी को आपने निकाल दिया, चौधरी वीरेंद्र को आपने कार्यकारिणी से निकाल दिया,
तो बोलेंगे तो फिर धीरे धीरे जो बोलने लगे हैं लोग बाग, जो बोलने लगे हैं, सवाल ये उठता है ना, क्या भाजपा में बगावत शुरू हो गई है? मोहनलाल जी, हम पहले भी कह चुके हैं, देखो जब एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी में पार्टी आ जाती है, चाहे वो कांग्रेस रही हो और चाहे अब भारतीय जनता पार्टी, तो वो कद्दावर नेताओं को किनारे लगाते हैं। कद्दावर नेताओं को वो अपनी भरसक कोशिश करते हैं कि ये ना पनपे, लेकिन जब उनके ऊपर भी वो कद्दावर नेता खतरे का एक आभास पैदा कर देता है, तो वो उस कद्दावर नेता के आगे घुटने भी टेक लेते हैं। मैं इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने देखा होगा 2 महीने पहले कितनी मारामारी, योगी को बुलाया है, योगी नहीं जा रहे, दिल्ली बुलाया है, तलब किया है, एक आईएएस अफसर को नौकरी छुड़वा के एमएलसी यूपी में बढ़वा दिया है, लेकिन योगी ने वहां पंजे रोपे। और ये पूरे पब्लिक डोमेन में है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हाई कमांड को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और योगी को उन्हें पूरी पावर देनी पड़ी। तो वहां भी तो आप देखे ना कि केंद्र की और राज्य की लड़ाई दिख रही। योगी चाहते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री का इस्तीफा हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, लेकिन केंद्र तो नहीं कर रहा ना। इस्तीफा कब होगा उनका? तो वो लड़ाई तो योगी और मोदी की भी सामने दिख रही है। यही मैं कह रहा हूं, विपक्ष लगातार जो मांग कर रहा है कि मोहनलाल जी, अब बताया हमने कि राव इंदरजीत सिंह के पास खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए आसमान है उनके सामने। तो अब उन्होंने इस अवसर को सही मौके पर चोट की है और डंके की चोट की है। मतलब कोई लुकमा छुपमा वो नहीं। आपने एक बात और उसमें नहीं देखी कि राव इंदरजीत सिंह के तलख तेवरों के चलते मुख्यमंत्री जी बीच में ही छोड़कर चले गए थे। तो वो कहीं ना कहीं बात, और देखो हम बता रहे थे, कह रहे थे और आज भी अपनी बात पर अडिग हैं कि हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन किसी भी समय हो सकता है। अब आप देखो, करनाल के बाद अब कल परसों की बात है, गुहाना में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, लोगों ने कब्जा कर लिया हेलीपैड पे भी। और लगातार पिछले 15 दिन से आप देख रहे हो, जैसे यहां डीसीएसपी की बदली हो जाती है ना किसी हेडक्वार्टर पर, तो वो हफ्ते 10 दिन का फेयरवेल एक कैंपेन चलता है। तो आज वो एसोसिएशन डीसी साहब को, एसपी साहब को फेयरवेल कर रही है, वो स्वागत कर रही है। वो मुख्यमंत्री, ये कार्यक्रम, ये इवेंट्स हमने राजभवन और राष्ट्रपति भवनों में तो होते देखे थे, लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्री के आवास पर आज उस मोर्चे के पदाधिकारी मिल रहे, आज इस मोर्चे के पदाधिकारी निरंतर एक किस्म से हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने घर में ही हाउस अरेस्ट से दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी फेयरवेल वाली रस्मों अदायगी अलग अलग मोर्चे, अलग अलग पार्टी के घटक जो हैं वहां 20, 30, 50 की संख्या में जाके वो कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये तय है, और कहीं ना कहीं ये भी तय है कि अहीरवाल से ही, अहीर को ही मुख्यमंत्री बदलने के लिए तो वही है ना, घूम के मेरा फिर वही आ गया। हम कह रहे हैं, आप कह रहे थे भूपेंद्र को इशारा करना, भाई आप यहां से लें, आपको हरियाणा में सीटें चाहिए, 45 सीटें क्या ला पाएंगे मोदी जी के सारे? हम आए थे तभी तो सीटें आई थी, अगर हम नहीं आते तो तुम हरियाणा में आज भी सरकार नहीं बनती। अब सुन लो ये बात आपकी, मैं पहले कह रहा हूं कि राव इंदरजीत सिंह को आज खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए आसमान है। इसीलिए उन्होंने ये बात छेड़ी है और ये लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी है। अब इस अहीरवाल की तासीर को देखो जो आप कह रहे हो। अगर
मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बजाय भूपेंद्र यादव को या किसी भी यादव को बना दिया जाता है तो अहीरवाल का बहुत नरम स्वभाव है, बहुत बुरा स्वभाव है यहाँ के मतदाता का, तो वो राव इंद्रजीत सिंह को भी छोड़ देगा और जो मुख्यमंत्री बनेगा अहीर मुख्यमंत्री। आज किसान की बात, आज जाट की बात, वो यही तो है कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, बिल बाल तो बाद में देख लेंगे। ऐसे ही अब क्योंकि बीजेपी का जन आधार ले दे के रेवाड़ी, गुड़गांवा, महेंद्रगढ़, पलवल, नूहू, फरीदाबाद और कुछ पार्ट झज्जर, भिवानी, यही तो सिमट के रह गया है। जो नेता, छोटा नेता हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, यहां रैली कर सकते हैं, बाकी जगह तो वो रैली क्या वहां आ भी नहीं सकते। रोजाना आप अखबार में, टेलीविजन पर हम देख रहे हैं कि विधायकों का घेराव हो रहा है, उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको अपने हलकों में, अपने कार्यक्रमों में नहीं घुसने दिया जा रहा। तो हाईकमांड इन सब बातों पर नजर रखे हुए है और देर सवेर उसे कोई ना कोई और निर्णायक एक और सवाल फैसला करना पड़ेगा। राव साहब ने जब आप संबोधित कर रहे थे तो धारा 370 को लेकर के जिक्र किया, 3 तलाक को लेकर के जिक्र किया, साथ के अंदर कई सारी चीजें तारीफ भी की मोदी जी की, लेकिन एक इशारा भी कहीं ना कहीं है कि आप 370 हटाएंगे, आपने अच्छा काम किया, 3 तलाक का आपने अच्छा काम किया, नोटबंदी का भी आपने मान लिया अच्छा काम किया, जीएसटी, लेकिन आज देश की दुर्दशा क्या है? रोजगार आपके पास है नहीं, आप देश चलाने में सक्षम है नहीं, इशारे के अंदर डीजल, पेट्रोल, गैस से आपने देश की जनता को त्राही त्राही कर दिया। सवाल ये उठता ना, आज जो चर्चाएं हैं लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, यानी कि और जो देश का स्ट्रीम मीडिया वो आम आदमी के मुद्दे आप किसी को दिखा नहीं रहा। सोशल मीडिया पे महंगाई को लेकर के लगातार लोग त्रस्त हैं, दीपावली का त्यौहार आने वाला है और साथ में उन्होंने जो इशारा किया कि अफसरशाही किस तरीके से हैवी है, गुस्सा नहीं आता। एक उन्होंने दिल्ली रोड के ऊपर फ्लाईओवर के नीचे उसको बनाने की बात की थी, वो आज तक नहीं बन पाया। तो नौकरशाही को लेकर के भी जो उन्होंने कहा, इशारा तो कर ही दिया ना कि तमाम चीजें आज जो आपसे देश नहीं संभल पा रहा है, इशारा कर दिया कि महंगाई से आपने अच्छे काम के साथ के अंदर गलत काम भी तो हो रहे हैं ना। अब देश की अर्थव्यवस्था का भत्ता बैठ गया पूरी तरीके से। 3 तलाक से आम आदमी को क्या मिला? हिंदू मुस्लिम आप करते हैं, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, किसके लिए बढ़ रहा है, कौन ले रहा है? 80% तो हिंदू ही है, बोझ तो उसी पे पड़ रहा है, बर्डन पे सारा पड़ रहा है ना हम ही लोगों पे। आप और मैं हिंदू ही तो हैं। मोहनलाल जी, आप जो ये बातें कर रहे हैं, हम क्योंकि हरियाणा से संबंधित, और हरियाणा में मतलब आपके चैनल पर हमारी हर डिबेट में 2014 के बाद हमने बड़ी बेबाकी से खुल के कहा है कि इस मौजूदा सरकार ने दौर में, मोदी एरा में, जनप्रतिनिधियों पर तो छीका लगा दिया, उनके मुंह पर तो, और अफसरशाही बेलगाम हो गई, कर दी। अफसरशाही को कंट्रोल करने में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हुए हैं, नाकाम रहे हैं। यही वजह वहां से उठ के चल दी है कि अब राव साहब कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे, ये कहना, यानी कि दर्द है कि एक तरीके से कि आप अब सुनो मत अच्छी बात। अफसरशाही पहले क्या होता था, हमने पिछला दौर भी देखा है, मतलब वो भ्रष्टाचार नीचे से लेके ऊपर तक बढ़ता था, उस भ्रष्टाचार का। आज भी अगर कोई कह रहा है ना कि भ्रष्टाचार रोक दिया, नहीं हुआ, तो हम और किसी की बात छोड़ो, आए दिन अखबारों में और सरकारी विज्ञप्तियों में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ केस बन रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है। तो ये अपने आप में सबूत है कि भ्रष्टाचार वहां कितना गुना बढ़ा है पहले की तुलना में। तो आपने जब जनप्रतिनिधियों को रोक लगा दिया, उनके मुंह पे छीका लगा दिया कि वो कोई दखल नहीं देंगे अफसरशाही के काम में, गलत काम नहीं करवाएंगे, तो फिर वो भ्रष्टाचार का पैसा आखिर जा कहां रहा है? कोरोना काल का कहा गया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई एक पाइपलाइन और भी बिछी हुई है। तो वो
कहीं ना कहीं वो दर्द अफसरशाही को भी पता है कि हम सेफ हैं, हमारे ऊपर किसी ने हाथ नहीं डालना होगा तो हम उस हाथ का भी हाँ, तो इलाज जांच जानते हैं। जांच भी हम ही को करनी है। भाई तो राव साहब ने भी कहा था जब अनाज मंडी में प्रोग्राम था कि जो विकास कार्य की परियोजनाएं मैं लाया हूं करोड़ों रुपए की, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। उसको लेके भी सवाल खड़े हुए, कैप्टन रेस सिंह यादव पहुंच जाते सड़कों को रुकवाने के लिए कि भाई यहाँ, और फिर बाद के अंदर उनके आधार पर सड़कें बनती है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं नौकरशाही जबरदस्त हैवी है। ये तो राव साहब ने कल खुल के कह दिया। पर बोले कार्यकर्ता की सुनी नहीं जा रही है, कार्यकर्ताओं की कहीं कोई वैल्यू नहीं है इस सरकार के अंदर। मोहनलाल जी, आपको फिर मैं याद दिलाऊंगा, दर्शकों को तो याद होगा, हमने बार बार ये चुनाव के विश्लेषण में भी, उससे पहले भी जब वो कह रहे थे ना 75 पार 75 पार, तो हमने कहा था कि बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी के तो एमएलए भी वो बेचारे सीटी मार रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अब वो बात केंद्रीय मंत्री ने भी कह दी नहीं है। तो फिर तो आज कहीं ना कहीं आपने जो हम ग्राउंड जीरो से कोई बात कही है हमने बीते 7 साल में, वो बात साबित हो रही है। और वो बात एक, हर चीज का एक वक्त होता है। अब मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है और बहुत होता है 2 टर्म, मतलब, तो वो राव इंद्रजीत सिंह ने ऐतिहासिक तथ्य सामने रखे हैं कि यानी कि रिपीट होना। तो राव की हिम्मत की दाद दी जाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कि एक बार किसी ने तो खोला ना मुंह। नहीं, क्यों नहीं खोला? अब उनके, मैं कह रहा हूं कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। उन्हें लग रहा है कि अब तुम्हें अपना जौहर दिखाना पड़ेगा, अपना साका दिखाना पड़ेगा, वरना गुमनामी शहादत में तुम्हारा नाम तो लिखा जाए। अभी पहले जो इशारा किया था भी किसानों से बैठ करके बात करनी चाहिए, क्योंकि अहिरवाल में भी हम देख रहे हैं खाद को लेके किस तरीके की मारामारी है, व्यवस्थाएं कोई है नहीं, किस तरीके से हजारों हजारों लोग, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खाद को लेकर के मारामारी हो रही है। लगातार सवाल उठ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई अफसर सही है, ना कोई वहां पर जाकर के देख रहा है कि किस तरीके से खाद आ रहा है, किसको कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, खाद कब खत्म हो जाता है, कब कुछ हो जाता है। ये तमाम चीजें यानी कि अब राव के अंदर गुस्सा यानी कि दिखने लग गया है कि आप व्यवस्था को नहीं चला पा रहे हैं, प्रदेश का आम आदमी दुखी है, उनका भी वोट बैंक कहीं ना कहीं इस बहाने खिसक रहा है। नहीं, देखो, राव की बातों पर जो उन्होंने दुखती नब्ज पर हाथ रखा, आपने देखा होगा उस वीडियो क्लिपिंग में। मतलब ये नहीं है कि यहां से भी, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ से, तमाम गुड़गांव जगह की से, तस्वीरें आ रही है वो तो। नहीं, यहां के भी कार्यकर्ता उसमें शामिल थे। लेकिन एक कोने से तालियां नहीं बज रही थी, पूरे हॉल में तालियां बज रही थी। हाँ, तो वो दर्द जो है वो पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता का दर्द था। उन्होंने उस दुखती रंग पर हाथ रखा यानी कि है। अब मानने लगे कार्यकर्ता, जिस मंसूबों से, जिस मेहनत से हम लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई हरियाणा में दूसरी बार भी, चाहे हालांकि बहुमत कम मिला, लेकिन अब पछता रहे हैं कार्यकर्ता भी। मोहनलाल जी, देखो, कार्यकर्ता हम को तो पहले काम ही नहीं हो रहे, और फिर भाई राव को दूर करके बीजेपी को क्या मिल सकता है, मुझे बताइए आप। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, और ये तो आखिर इतिहास गवाह है। मतलब भारतीय जनता पार्टी 1980 में ये बनी थी, पहले जनसंघ थी। तो इसका जनाधार मतलब शहरों तक, छोटे मोटे व्यापारियों तक, मतलब वहां तक सीमित था। चलिए और मेरे। वो आदमी, हम्म, वो जनाधार सत्ता से पंगा लेना नहीं चाहता था। तो उस जन आधार ने, चाहे आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ रहा हो, गाय बगाए मेजोरिटी उस टाइम कांग्रेस का राज नहीं था, तो कांग्रेस को वोट दी थी। हाँ, और अब आप कह रहे हो ना कार्यकर्ता, तो वो कभी भी पाला पलट मैं देंगे। वही तो पूछ रहा नेताओं हूँ ना। की छोड़ो, भाई भाई कार्यकर्ता आप, भी हाँ, जैसी हवा होगी वैसा कर भाई देंगे। हम, आपने बड़ौदा बाई इलेक्शन में देखा कि नहीं? हाँ, और अब एलनाबाद बाई इलेक्शन में देख तो लें। इलाहाबाद में तो खुद मान रहे हैं। देख लेना, ये कह रहा हूं मैं। तो सरकार के साथ चलिए, जब तक ही ये तबका, जो व्यापारी तबका है, जो शहरी तबका है, वो संघर्ष नहीं कर सकता, उसके 100 तरह से उसका कहीं ना कहीं दबाव सरकार का उसके ऊपर रहता है। तो वो तो चढ़ती कला के साथ है। नहीं आपने कहा, लेकिन मैं दक्षिण हरियाणा में, आप रहते हैं रेवाड़ी में, हम रहते हैं रेवाड़ी में, अगर आप एक छोटा सा हम
आकलन करें, आपको कोई ऐसा ताकतवर नेता दिखता है? राव इंद्रजीत आज मान लो पार्टी छोड़ दे, 1% के लिए मान ले बीजेपी को छोड़ दे, अलविदा कह दे, या किसी और में चले जाए, लगता है बीजेपी कहीं सीट लेके आएगी? बावल में हो, रेवाड़ी में हो, या कहीं और 3 विधानसभा कोसली के अंदर हो? आपको क्या लगता है कोई ऐसा ताकतवर नेता है जो मोहनलाल बीजेपी जी, कहता है हमने इतने बड़े बड़े नेता बनाए हैं? पहली कौन सा बात, ऐसा नेता आपको दिखता है राव इंद्रजीत के अलावा? पहली बात तो राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, खुद कह चुके। वो उनकी तासीर है कि वो आखिर तक। अब उनका जो गेम प्लान मैंने बताया कि वो कहीं ना कहीं अब अपना पराक्रम दिखा के अगर उनको निकालेंगे तो भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और उनका दूसरी कहीं जगह जाने में भाव ऊपर होगा। तो ना तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें निकालेगी, ना वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे। आप ये कह रहे हैं कि भाई कौन सा दूसरा जनाधार का नेता है बीजेपी के पास? मैं कह रहा हूं कि राव इंद्रजीत सिंह के रहते रहते भी बीजेपी अब के कुछ नहीं कर पाएगी। जनाधार भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। लेकिन एक और सवाल है कि जिस तरीके से लोग मुखर हो रहे हैं, वरुण गांधी ने जिस तरीके से कल अटल बिहारी वाजपेयी के 1980 के वीडियो को लेकर के ट्वीट किया और लोग मुखर धीरे धीरे होने लगे। 2019 से पहले देखा होगा आपने, मोदी जी के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, तमाम चीजें। अब लोग धीरे धीरे, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या वाकई में जो 3 तलाक है या जो आपके 370 के हैं या जो और मुद्दे हैं, जो बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे हैं, और जो एक तरफ जो स्थिति देश की हो गई है आज अर्थव्यवस्था को लेकर के, चंद पूंजीपतियों के हाथ में आपने पूरे देश की पूंजी दे दी, तमाम लोग रोटियों के लिए तरस रहे हैं और 5 किलो गेहूं दिखा रहे हैं, वो भी सड़ा हुआ गेहूं लोगों को मिल रहा है। तो क्या लगता है जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि है, जिनका इलाके में जनाधार है, वो धीरे धीरे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? क्योंकि एक के बाद एक 3 चीजें सामने आई है। वरुण गांधी का आपने देखा होगा, और उधर चौधरी बीरेंद्र सिंह, इधर राव इंद्रजीत सिंह, ऐसे बहुत सारे, यानी कि विपक्ष जो कह रहा था अब वो चीजें सत्य नजर आने लग गई। क्यों नहीं हो? ये जनाधार वाले नेता हैं, इनका रोज पाला पड़ता है। इन्होंने, राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपनी स्पीच में कहा कि भाई पब्लिकली कोई कार्यकर्ता ना कहता हो, लेकिन हम तो आंख से आंख मिला के रूबरू होके कार्यकर्ता से मिलते हैं, वो हमें बताता है कि क्या पोजीशन है। तो जिस आदमी का, रही वरुण गांधी की और उसकी बात, तो वहां उनके हलके में सरदारों की अच्छी खासी वोटें हैं, तो उन्हें तो अपने वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा कहना पड़ेगा और कहना भी चाहिए। क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता, आप सच मानिए, एक लाइट नहीं लगवा सकते नगर परिषद से। आपने देखा होगा नगर परिषद पे आरोप लगे, ग्रीवेंस कमेटी में मुद्दा उठा, ठेकेदार ने आरोप लगाया, आप अधिकारियों का ट्रांसफर कर देते हैं, तो तमाम चीजें जो भी आपने कहा, एक और कोई पाइपलाइन चल रही है जो भ्रष्टाचार है, पहले से भ्रष्टाचार डबल हुआ है, ये बात मान के चल लीजिए। सब कह रहे हैं, कोरोना मैं काल नहीं कह रहा, केंद्रीय मंत्री कह रहा है। कोरोना काल में जितना पैसा आया, जितनी डोनेशन आई, जितना लोगों ने दिया, अगर हम रेवाड़ी को देख ले या अन्य नारनौल, महेंद्रगढ़, तमाम हरियाणा में देख ले, और जो समाज सेवी लोगों ने बांटा वो खाना दिखा दिया गया। वो जो चढ़ावा आया कहाँ गया? तमाम जो इतनी सैकड़ों की तादाद में हमने आपको चदरे और यानी कि खाना दिखाता, बाल भवन में भरा हुआ था, वो सारा कहाँ गया? उसका कोई हिसाब है? किसी के पास कोई जानकारी है? ये तमाम चीजें राव साहब ने भी देखी होंगी कि इतना पैसा आया और लोगों से जो है वहां से डोनेशन करवा दिया गया। हॉस्पिटल में मरीजों तक को खाना आम आदमी ने खिलाया। तो यही बता रहे हैं कि अब ज्यादा नहीं हकेंगे लोग। अब हवा जो है ना हाँकने वाली, वो धीमी पड़ती जा रही है। तो हरियाणा में जन आधार घटता जा रहा है। ऊपर राष्ट्रीय लेवल पे वो कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय लेवल पे आपको वोट मिल सकते हैं मोदी जी के नाम पर। नहीं, उन्होंने प्रदेशों में आपको मोदी जी के नाम पे आप चुनाव जीत जाएंगे, अब ऐसा नहीं है। मोहनलाल जी, 45 भी आपको मिल जाए। मोहनलाल जी, उनकी बात को हम एग्जैक्ट उसमें देखें, उन्होंने कहा कि लोगों का मनसा, लोगों का मानस अब भी मोदी को वोट देने के लिए हो सकता है, लेकिन डलवाएगा कौन? तो डलवाता कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता का ही अगर मनोबल तोड़ दिया, कार्यकर्ता को ही आपने अफसर से ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो रीढ़ की हड्डी है कार्यकर्ता पार्टी की, तो वोट दे चाहते हुए भी मोदी को, पार्टी को वोट नहीं डल पाएगी। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने पन्ना प्रमुख का भी जिक्र किया है ना, बोले पन्ना प्रमुख है और है, और बोले ये जो हमने बनाए हैं ये किस काम के लिए हैं?
इनकी तो कुछ सुनाई नहीं होती, एक ट्यूबलाइट नहीं लगवा सकते। सच्चाई मत बता दीजिए, सड़कें बन रही है, आप कार्यकर्ता बताइए की कहीं बात, पास। मैं आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। आप कार्यकर्ता की कार्यकर्ता बात, तो शिकायत अरे लिखते हैं। आप कार्यकर्ता की बात क्यों कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूं जो ग्रीवेंसेस कमेटी में मंत्री हाँ उनकी, ग्रीवेंस सुनने हाँ आता है उसकी नहीं सुनी जाती, उसकी नहीं उसकी सुनी नहीं जाती। सुनी जाती। केंद्रीय मंत्री, अभी आप सड़कों की बात करें, कार्यकर्ता तो कहीं लाइन में ही नहीं है। तो ये चीजें, जब इनकी ही नहीं सुनी जाती तो इन्हें आवाज उठानी, अब ये मौका था, उठाई है, सही उठाई है। और इसका सही, और ये भी मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि राव इंद्रजीत सिंह को भी पता है कि मेरे को आवाज उठाने का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। वक्ता ना, और 23 सितंबर को भाषण दिया किसानों को लेकर के, और 3 दिन बाद ही जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से नाम बाहर होता है। तो इसीलिए वो तैयार हैं। हाँ। लेकिन वो अब जो किसान की बात है, अब अहिरवाल की भी वही बात है कि मनोहर लाल टोल खट्टर टैक्स में बैठ गया ना। मनोहर लाल खट्टर हाँ। को बदला तो जाए। गंगा के मोटी टोल- बात ये है गंगा के कि टोल प्लाजा पे बैठ गए ना यहाँ किसान। का मतदाता भी अब उन किसानों की आवाज में आवाज मिलाने पर मजबूर है। ये राव इंद्रजीत सिंह की स्पीच का एक किस्म से सार हम कह सकते हैं। इशारा है कि अहिरवाल का किसान भी जगेगा, कि आप हेलीकॉप्टर यहाँ भी नहीं उतार पाएंगे। सार ये बिल्कुल। उस बात का सार। फिर भूपेंद्र यादव को बना दे तो किसी को, वो भी मैंने आपको बता दिया कि मुख्यमंत्री बना दो, फिर यहाँ का मतदाता भुरभुरे स्वभाव का है, नरम स्वभाव का है, और वो स्वीकार कर राव लेगा। इंद्रजीत को बना दे तो स्वीकार राव नहीं, मैं इंद्रजीत पूछ सिंह रहा को हूँ ना। खुद चाहता हाँ, तो है। मैं वही तो कह रहा हूँ, लड़ाई राव- तो वहीं से है भाई। तुम भूपेंद्र को ये हाई कमांड ने भाई दी। भाई भूपेंद्र को बना रहे हो, मुझे क्यों नहीं? मेरे दम पे तो आप आए थे। इसीलिए हम कह रहे हैं, भूपेंद्र ने आपको क्या दिलाया? इसीलिए हम कह भाई रहे हैं कि भूपेंद्र को तो आपने घर बैठे दिए ना मोहनलाल जी, कुर्सी। हम यही कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह को आज खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए आसमान है। हाँ, यही हम कह रहे हैं। लेकिन 24 में क्या भूपेंद्र वोट दिला पाएंगे? रोड़ा तो ये है ना। अरे वो 24 में तो क्या पता मोदी भी ना दिला हाँ, तो मैं पाए। वही पूछ रहा हूँ ना। नहीं तो ये तो लेकिन राव को तो अपने स्थानीय क्षेत्र में राजनीति करनी है, वो तो कहाँ जाएंगे? ये वक्त भाई बताएगा। उसके भी तो कार्यकर्ता एक रैली करते हैं, 25-30 हजार लोग वहां पहुंच जाते ये हैं। वक्त माता तो बताएगा। राव का है ही ना। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, पिछले ही दिनों हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के पास दर्जन भर फर्स्ट टाइमर कांग्रेस के विधायक जाके मिले हैं कि हमें टाइम नहीं दिया जा रहा। और हम अपने एक विश्लेषण में पहले ही कह चुके हैं कि 1 दर्जन कांग्रेस के विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। जैसे अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा हुआ, ऐसे ही ये नेतृत्व परिवर्तन से पहले एक धमाका और भी हो सकता है। अच्छा, मतलब यानी कि सत्ता पक्ष के लोग भी पलटी मार सकते? सत्ता पक्ष के नहीं, कांग्रेस के सत्ता पक्ष की नहीं। अच्छा। तो अभी तो राजनीति के कई उतार चढ़ाव और हरियाणा की राजनीति का भूचाल केंद्र की राजनीति अच्छा, को एक और प्रभावित सवाल कर करता लेता हूं मैं। जिस तरीके से भी आपने लखीमपुर खीरी में देखा होगा, प्रियंका गांधी के जो तेवर सामने आए हैं, और जिस तरीके का, क्या लगता है उसको देखने के बाद भी कहीं नेताओं की आवाज खुली है लगातार, कि जिस तरीके से वो शेरनी की तरह वहां टूट के पड़ी है, और उसको जो वहां जाने नहीं दिया लखीमपुर खीरी में, इधर राहुल गांधी, और जो बार बार कह रही है कि हम डरने वाले नहीं है, तो उसका भी एक मैसेज कुछ गया है? मोहनलाल जी, आपको मैंने ये पूछा, कोई मैसेज गया है कि बीजेपी के लोगों में? क्योंकि जो कांग्रेस से गए हुए हैं, मैं याद दिला रहा उनको हूं, लगे, दर्शकों को भी याद होगा, आपने पहले भी 1-2 बार जब कांग्रेस के बारे में बात छेड़ी है, तो हमने कहा कि वहां प्रेस ब्रीफिंग से काम नहीं चलेगा। जब तक आप ग्राउंड में संघर्ष नहीं करोगे, तो जब तक आप जेल में नहीं जाओगे, तो अब चाहे प्रियंका हो, चाहे राहुल हो, चाहे दीपेंद्र हो, जो हिम्मत करेगा, और अभी हम कह चुके हैं अपने विश्लेषण में कि जो इस एरा में, इस मोदी राज के एरा में हिम्मत करके बुलंदी से अपनी बात उठाएगा, उसकी बात सुनी जाएगी और उसकी बात का असर होगा, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे दीपेंद्र हो, चाहे राहुल हो। चलिए, प्रियंका ने दिखा, लेकिन उसके बाद एक मैसेज ये जा रहा है ना, कि जो चेहरा सामने आ रहा है, जिस तरीके से लोग त्रस्त है, उनका एक विकल्प दिख गया कि ये मतलब इंदिरा गांधी की छवि है इसके अंदर। उस बात तो नहीं, मैंने ये उस बात का जवाब ये है कि वहां भी आप वहां का समीकरण नहीं, मैं समीकरण नहीं, और वीडियो जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे जो आया, जो मीडिया नहीं दिखा रहा था, जो मीडिया नहीं दिखा रहा था, जी वही प्रियंका को एक दिखाने लगा। आप सुनो तो सही, वही कह रहा हूं मैं
कि मीडिया एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये बिकाऊ मीडिया है, तो बिकाऊ और एक तरफ हम उसको भी तो लग रहा है, उसके भी तो दिन पूरे हो गए, मीडिया का भी तो पैसा फंसा पड़ा है भैया। फेयर होने अरे चाहिए। हम फेयर है तभी तो हम बात कर रहे इसीलिए हैं। कह रहा हूं मैं कि उस खेल में यूपी का चुनाव, हाँ, अहीर को मुख्यमंत्री बनाना, ये भी हम अपने विश्लेषण के भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, हरियाणा की नहीं, यूपी और बिहार के लिए भी मजबूरी है अहीर को यहां मुख्यमंत्री बनाना, ताकि वहां के वोट को ले सके। और वहां कांग्रेस को, प्रियंका को, राहुल को उजागर करना, उसको फोकस में लाना, वहां मुलायम, मायावती और जो लोकदल और वो अजीत सिंह ग्रुप है ना, उसको झटका देना, उस एकता को, उस एकजुटता को, विपक्ष की को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करना। आप वो क्यों बोल रहे हो? हाँ, तो उसका नुकसान किसको हो रहा है? उसका भी जो खबरें आ रही है, उसका नुकसान विपक्ष को हो रहा है। बीजेपी बीजेपी मल्टी कॉर्नर में जीतती है, जैसे पहले कांग्रेस मल्टी कॉर्नर करवाती थी। अब आप एलनाबाद में देखो, रिकॉर्ड रहा है मैक्सिमम 5 आदमी 1967 से एलनाबाद में मैक्सिमम, वरना 3 आदमियों के बीच में चुनाव। आज 19 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं एलनाबाद में, 19 अब रह गए, अब 19 रह गए, ये कह रहा हूं मैं। तो मल्टी कॉर्नर कॉन्टेक्स्ट करवाना रूलिंग पार्टी के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन उल्टा दाव भी तो पड़ जाता है। वो देखी जाएगी, वो तो दाव तो बंगाल देखा नहीं आपने, दिल्ली देखा नहीं आपने, वो देख लिया ना। हरियाणा में भी खूब हिम्मत करी इन्होंने, वो वहां अपोजिशन, वहां अपोजिशन। आप बंगाल का उदाहरण गलत दे रहे हो। बंगाल में तो कांग्रेस को क्या मिला, कम्युनिस्ट को क्या मिला? वहां जब फाइट डायरेक्ट, वहां मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट ममता ने नहीं होने दिया। ठीक है, दिल्ली में केजरीवाल ने मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट नहीं होने दिया, इसीलिए यूपी में कांग्रेस को, मेनका, प्रियंका को समय है, जिस तरीके से हालात और स्थिति वहां बदले हैं, नहीं लगता नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को भी उठाना पड़ेगा? बीजेपी को इन 4 महीनों में नहीं, 7 साल से नुकसान ही नुकसान। हम कह रहे हैं हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जन आधार, जो हवाई थी ना, वो निकल रही है, यानी कि बैलून है अभी ये सब। बिल्कुल, मतलब अंदर से लोग त्रस्त हैं, मानते हैं इस चीजों को। क्यों नहीं? क्योंकि अब मेरे मानने से कुछ नहीं होता। देश देखिए पहले जो ये था भुगत रहा है, हाँ, वही मैं सुनना चाह रहा हूँ, जिस तरीके का डीजल पेट्रोल आप लगातार अपनी मनमर्जी करे जा रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है, चुनाव के वक्त वो रेट बढ़ते नहीं है, तो तमाम चीजें जो सामने आ रही है वो दर्शक देख तो रहा है ना। भाई हमने वोट दिया, आपको दिया किस मुद्दे के लिए था? आप वो बड़े 2 काम करके आप सोचते कि अब लोगों को निचोड़ दो, आप अपने किराए पे भी तो पानी फेर रहे हैं ना। आज के विश्लेषण का जो शस्त्र बताया ना हमने, विजयदशमी कि ये अब कोई हाँकने वाला इन बातों का, महंगाई, डीजल, तेल, पानी, खाद, बिजली, इनका कोई असर नहीं होता। यहां का जब चुनाव शुरू होता है ना, वो चुनावी मुद्दे और होते हैं। तो जैसे मोदी ने उस 10 साल के कांग्रेस शासन की हवाइयां उड़ाई, धज्जियां उड़ाई और एक हवा बना के काम कर दिया। अब अगर कोई इस शासन की धज्जियां उड़ा के हवा अपनी बना देगा तो उसका बेड़ा पार है। अच्छा, मैं एक और सवाल कर लूं अंतिम में, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव भी है। आपको ध्यान होगा इंदिरा गांधी राव वीरेंद्र के पास आई थी। बिल्कुल आई थी, और जो राव के तलक तेवर है क्या दर्शाते हैं उसमें? लगता है कि प्रियंका आ सकती है कि भाई इंदिरा गांधी वाली एक बार भाई दोबारा से प्रियंका गांधी आके राव से मिल ले कि भाई आप नाराज होके गए थे? नहीं, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका राहुल को खड़ा करना है, देखिए जब लड़ने के लिए जब आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं राव को भी चाहिए एक प्लेटफॉर्म। तो आसार कहीं ऐसे नजर आते हैं। अभी 2-2.5 साल नहीं, आने वाले दिनों में कुछ ऐसी तस्वीर दिख सकती है। नहीं, अभी तो पहले तो कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाए, प्रियंका को क्यों नहीं बढ़ा देती? तो मैं वही पूछ रहा हूं, उसी में तो मैं बात कर रहा हूँ। आप प्रियंका क्या है? आप कुछ बोलो ना, कुछ दिखाओ ना। कह रहा प्रियंका क्या है? लेकिन चेहरा तो है। आज चेहरों में, यूपी में जिस तरीके चेहरों पे 2 साल में खड़ा किया है, चेहरों पे तो मोहनलाल जी, ये हरियाणा है, वो एक एक्ट्रेस थी, उसको धूल चटा दी, यहाँ एक खिलाड़ी थी। इन चेहरों पे हरियाणा में काम नहीं चलता।
प्रियंका बड़े अध्यक्ष किसने वो रोका है? एक्ट्रेस अलग चीज है, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। अगर प्रियंका क्या है, पार्टी क्या है, महासचिव उसकी है। हैसियत है? महासचिव तो घने ही है, हाँ तो मैं वही वो पूछ रहा हूँ। अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी जब तक अपना संगठन, अपनी लाइन, अभी तो कांग्रेस अच्छा, राहुल की भी एक नई टीम तैयार हो रही है। कहाँ, राहुल अध्यक्ष क्यों नहीं बनता? मैं फिर वही पूछ रहा हूँ ना, जिस तरीके से नई टीम तैयार है, धीरे धीरे जैसे कहा जा रहा है, बात करते हैं जब मोहनलाल बोला जी, जी हमारा भी नया जो है कोई युवा स्टेट, टीम आ रही है। कोई सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का स्टे था क्या अब तक? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, तो क्या बढ़ा, हम तो बार बार कहा है हमने अपने विश्लेषणों में कि ये वहां ये मोबाइल पर तो गेम, अड़ंगा मोबाइल पर गेम खेलने की बजाय मैदान में क्यों नहीं उतरते? लेकिन अब उतरी लखीमपुरी का तो हम मान रहे हैं कि जो लखीमपुरी, प्रियंका ने जो दिखाया लखीमपुर रोल, उससे योगी को भी थोड़ी दिक्कत हुई, मोहनलाल जी, मोदी को भी दिक्कत हुई। आपको बताऊं, टिकैत वहां पहुंच जाता है नहीं। चंद्रशेखर ने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया था, और वो एमपी से सीधा 4 एमपी थे उसके साथ, देश का प्रधानमंत्री बना था। तो ये हिंदुस्तान है, और इस लोकतंत्र में क्या सजेशन देंगे? पूरे भारत का भ्रमण क्यों नहीं करते? एक लखीमपुर खीरी, लेकिन एक घटना है, अभी वो 22 का ये तो एक घटना है। 22 का यूपी का चुनाव। आपको क्यों नहीं कहते कि मुझे Z+ सिक्योरिटी नहीं चाहिए? राजीव गांधी ने त्याग दी थी, और राजीव गांधी अपनी जान पर खेल गया, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा जब तक आप जनता के बीच में। हम हरियाणा में आ जाते हैं। अब मैं ऑल ओवर जानना चाह रहा हूं, हमारे दर्शक जो हैं देख रहे हैं लगातार, क्या माने राव के जो पूरे भाषण का अंत में, अगर हम आपसे कम शब्दों में विश्लेषण चाहें? राव का सही कुछ सही सटीक निशाना राव ने लगाया है। राव को या तो पार्टी हाईकमांड उसको तरक्की देगी राव को, और नहीं देगी तो भी राव का पब्लिक में, अपने मतदाता में, अपने क्षेत्र में उसका वजन बढ़ा है। तो घंटी बजा दी, बिल्कुल घंटी बजा दी। कह दिया मोदी जी को अभी हम हैं। नहीं, कहना चाहिए। हाँ, बोला हम भी राजा हैं। हम कह रहा हूं कहना चाहिए, अब नहीं तो कभी नहीं। तो ये सही समय पर सही चोट मारी है राव इंद्रजीत सिंह ने। तो ये देखिए, हमारे साथ थे नरेश चौहान जी, जिन्होंने तमाम जो हमने आपको कल एक खबर दिखाई थी, किस तरीके से जो है पंचकुला में जो भाजपा की बैठक हुई थी और उसके अंदर जो राव साहब ने संबोधन दिया था, वो पूरा संबोधन भी हमने सुनाया था, उसी पे आज हमने चर्चा की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से जो हालात और स्थिति हुई है। और पिछले दिनों भूपेंद्र यादव को जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, जो यानी कि, और उसी के बाद दक्षिण हरियाणा की, क्या हरियाणा की राजनीति गरमाई, कहीं ना कहीं राव को भी लगने लगा कि हमारा विकल्प तैयार किया जा रहा है और हमें इग्नोर किया जा रहा है। उसी का एक मैसेज है 23 सितंबर को जो पटोदा में रैली की थी, उसमें भी देखने को मिला था। और जो ये तलक तेवर पंचकुला में जो हुआ है, जो भाजपा की मीटिंग थी, बैठक थी, उसके अंदर भी देखने को मिला है। ये पूरा विश्लेषण हमने बता दिया कि राव के कहीं ना कहीं तलक तेवर है, खोने के लिए कुछ नहीं है, अब जो कुछ है सिर्फ पाने के लिए है और अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए। क्योंकि 2014 के अंदर आपको बता दें, राव जब आए थे उसी के बाद ये सत्ता में बीजेपी आई थी हरियाणा के अंदर, क्योंकि राव का जनाधार हरियाणा के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दक्षिण हरियाणा में तो खासकर है ही है। तो उसी को लेकर के मेरा एक और सवाल कर लूं, कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज यानी कि गया है? जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता, उनको लगा कि राव ने आज आपकी पैरवी कर दी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा अफसर साहब हैवी है, कार्यकर्ताओं की नींद सुनी जा रही, बीजेपी के कार्यकर्ता भी टूटेंगे। उस स्टेडियम में, पूरे स्टेडियम में तालियां बजी। मैं कह रहा हूं कि खाली अहीरवाल के कार्यकर्ता की बात नहीं, उन्होंने यानी कि पूरे प्रदेश, बीजेपी में भी सेंध एक तरीके से उन्होंने दिखा दी अपने भाषण के नहीं, उन्होंने हकीकत हाँ तो एक उजागर की है। उजागर की उनका वजन, भाई मुख्यमंत्री का उठ के जाना का वजन इस इलाके, खुले मन से कह रहे मुख्यमंत्री, हाँ, पता नहीं उठ के क्यों चले गए। हाँ, तो वो उनका जो वजन बढ़ा था, मैं वही कह रहा हूँ ना, बढ़ा है, उनका वजन बढ़ा है। यानी कि मुख्यमंत्री भी घबराते हैं कि अब राव क्या कुछ भाषण देंगे, चल दो ये अपने उठ कर। मुख्यमंत्री का तो मैंने आपको बता दिया कि वो आदमी संगठन के आदमी है, नेक दिल आदमी है, उन्हें भी पता है। तो वो राजनीति में वो कमंडल उठा के भी चलने वाला आदमी है, तो उन्हें पद छोड़ने में कहीं तो ये तो हमारे साथ नरेश चौहान जी, जिन्होंने पूरा विस्तार से विश्लेषण किया, सब चीज समझाई। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।